Hello, I'm Harish Dhaka and I'm welcome you again HD classes। आपका स्वागत है HD क्लासेस में। देखो, हमारा जो अगला चैप्टर है वो है न्यूक्लिक अम्ल। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। सबसे पहले बात करूं कि न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारे सेल के केंद्रक में पाया जाता है। सेल के न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप में पाया जाता है। जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रीय द्रव में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो हो गया हमारा डीएनए और एक हो गया आरएनए। देखो, डीएनए और न्यूक्लिक अम्ल जो है इसे हमने दो भागों में बांटा है। एक तो है हमारा डीएनए और एक आरएनए। देखो, डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। देखो, जो डीएनए होता है वह तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। वो होते हैं पी, एस और एन। डीएनए कितने प्रकार के कणों से मिलकर बना है? तीन। कौन कौन से? पी, एस और एन। और पी, एस और एन इन कणों को आपस में मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। इन कणों को आपस में मिलाकर क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड। पी प्लस एस प्लस एन। यानी कि डीएनए जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पी का मतलब होता है फास्फोरिक अम्ल। पी का मतलब क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4। ये इसकी संरचना है। अगर मैं बात करूं एस की, यहाँ एस का मतलब होता है शुगर, शर्करा। और यहाँ जो शुगर और शर्करा पाई जाती है, देखो, शुगर या शर्करा, शुगर को ही हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। शुगर को ही क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और प्रकृति के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो स्वाद के अंदर क्या होते हैं? मीठे। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? शुगर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक क्या है? यह शुगर भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, यानी कि C6H12O6। अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज की या माल्टोज की, ये भी सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट और शुगर। ऐसे ही जो हम घरों में शुगर यूज करते हैं वो होती है सुक्रोज, जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ये होती है C12H22O11। तो यहाँ देखो, दोनों के अंदर अगर अपने एक बात देखें तो यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है हमारा? 2:1। यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन सब के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है वो हमेशा कितना रहता है? 2:1 रहता है। जबकि यहाँ जब मैं देखता हूं तो यहाँ एक ऑक्सीजन की क्या आ रही है? कमी आ रही है, क्योंकि हमें पता है शुगर है तो यहाँ अनुपात कितना होना चाहिए था? 2:1। जबकि यहाँ 2:1 नहीं आ रहा, यानी कि एक ऑक्सीजन की क्या आ रही है? कमी। इसीलिए इसे बोला जाता है डीऑक्सी। और राइबोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो शुगर पाई जा रही है उसे राइबोज शुगर, या इसी को बोला जाता है पेंटोज शुगर। तो डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज, या इसी को अपने क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। इसके बाद अगर अपने बात करें तो तीसरा है हमारा एन। एन का मतलब होता है नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार। एन दो प्रकार का होता है, प्यूरीन व पिरिमिडीन। प्यूरिन आगे फिर दो प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन। अब हम पहले पढ़ते हैं डीएनए के बारे में, इसके बाद में हम देखेंगे आरएनए के बारे में। सबसे पहले देखो, जो डीएनए है वो एक क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? हमने अभी भी बात की कि पी, एस और एन को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे बहुत सारे पीएसएन 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 जुड़े होते हैं, इसी के कारण ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो ये क्या होता है? जेनेटिकल मटेरियल, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। अनुवांशिक पदार्थ जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं कि जो डीएनए है ये जनरली
किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। पर अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियस के अलावा ये कहाँ पाया जाता है, तो यह है कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे डीएनए की संरचना की। देखो डीएनए की जो संरचना है, ये हमें देखो डीएनए की संरचना, सबसे पहले अगर अपने बात करें डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर, तो देखो डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी, डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी हमें वाटसन व क्रिक ने। इसे बोला जाता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। देखो यहां हम देख पा रहे हैं, तो ये देखो अगर इसकी मैं बेसिक संरचना बनाऊं, तो इसकी बेसिक संरचना कुछ ऐसी होती है कि पी एस ओ, अच्छा ये ए क्या है? ए एडिनिन जो नाइट्रोजनी बेस था। अच्छा ये थी, ये भी एडिनिन ही है, जो सॉरी ये पिरिमिडिन है, जो थाइमिन जो कि क्या है, एक नाइट्रोजनी बेस है। तो एस पी, पी एस जी सी एस पी, पी एस ए टी एस पी, यानी कि ये काम लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ देखो हम यहाँ एक बात दे सकते हैं कि जो बार बार आ रहा है पी एस एन, यानी कि ये क्या है, नाइट्रोजनी बेस। इसी तरह यहाँ भी क्या आ रहा है, पी एस एन, यहाँ भी क्या आ रहा है, पी एस एन, यहाँ भी क्या आ रहा है, पी एस एन, यहाँ भी क्या आ रहा है, पी एस एन। देखो ए का मतलब है एडिनिन। ये देखो यहाँ जो बेस बने होते हैं, एडिनिन और थाइमिन आपस में जुड़े रहते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो बंद है, मैं इन बंदों की बात कर रहा हूँ, ये जो बंद आ रहे हैं, ये एडिनिन और थाइमिन, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और हमने इसके मॉडल को बोला है डबल हेलिक्स मॉडल। तो हम देख सकते हैं ये सर्पिलाकार दो अलग अलग श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं इसे एक श्रृंखला मानूं, इसे एक श्रृंखला माने अपने, तो ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं आपस में किनकी सहायता से जुड़ी हुई हैं? ये दोनों की दोनों श्रृंखलाएं जो हैं, ये आपस में जुड़ी हुई है इन नाइट्रोजनी बेस से, और इन नाइट्रोजनी बेस के अंदर इन बंधों से जुड़ी हुई है। और इन बंधों को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इन बंधों को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोई आपसे पूछे कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम कौन करता है, तो नाइट्रोजनी बेस। और इसके अलावा उन नाइट्रोजनी बेस को जोड़ने का काम कौन करता है? हाइड्रोजन बंध करते हैं। तो देखो डीएनए की ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, डीएनए की जो एक पूरी कुंडली है, इस कुंडली की पूरी जो लंबाई होती है वो होती है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक कुंडली के अंदर 10 पेयर पाए जाते हैं नाइट्रोजनी बेस के। कितने पेयर पाए जाते हैं? 10 पेयर पाए जाते हैं। डीएनए का जो व्यास डायमीटर जो होता है, अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं, तो ये होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये होती है डीएनए की स्ट्रक्चर। देखो डीएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चर थी, ये देखी गई थी एक्सरे रिफ्लेक्शन, एक्सरे रेफ्रैक्शन की सहायता से। एक्सरे रेफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन विवर्तन की सहायता से देखी गई थी। देखो कोई भी जो 3D स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? एक्सरे विवर्तन का यूज करते हैं। जैसे कि डायमंड, तो डायमंड की स्ट्रक्चर देखने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एक्सरे विवर्तन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। देखो ये क्या होता है कि सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो होती है, कैसे डीएनए से आरएनए में, कैसे आरएनए से प्रोटीन में चलती है, इसी सब चीजों को क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। जैसे कि यहाँ देखो डीएनए से डीएनए का बनना जो होता है वो क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन, या इसी को बोलते हैं अपने स्व प्रतिकरण। डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है? डुप्लीकेशन, या इसी को क्या कहते हैं अपने? स्व प्रतिकरण। ऐसे ही डीएनए से आरएनए का जो बनना है वो अपना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं हम अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। देखो ये पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है। तो यहाँ देखो आरएनए से जब मैं डीएनए की बात करता हूँ तो ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो ट्रांसक्रिप्शन से तो उसका क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है। ऐसे ही आरएनए से जब मैं बात करता हूँ
प्रोटीन की, तो आरएनए से प्रोटीन का जो बनना है वो कहलाता है ट्रांसलेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुवादन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुवादन। तो ये सब कुछ, इन सब इंफॉर्मेशन को, इन सूचनाओं को कैसे डीएनए से सूचना चलकर प्रोटीन तक पहुंच रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। और ये जो सिद्धांत था किसने दिया था, एफ क्रिक ने दिया था। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक बार प्रयास किया गया था वाटसन के द्वारा, पर वो पूर्ण रूप से नहीं दे पाए थे। पूर्ण रूप से किसने दिया था, एफ क्रिक ने दिया था। तो इसी के साथ हम डीएनए को यहीं समाप्त करते हैं। हम जो अगला पार्ट लेकर आएंगे उसके अंदर हम आरएनए की बात करेंगे। और इससे पहले भी हम सेल चैप्टर के दो पार्ट करवा चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो सारा का सारा बेस है सेल के ऊपर। तो इसी के साथ आज्ञा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।